My today's topic is about natural disaster like Assam flood, बिहार फ्लड एंड दिल्ली अर्थक्वेक। मैंने आज जितनी भी टॉपिक ली है जो आज नेचुरल डिजास्टर पे बेस्ड है, असम फ्लड, बिहार फ्लड और दिल्ली अर्थक्वेक। हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि बिहार और असम में रेगुलर फ्लड आ रहा है। ये इस साल की सिर्फ बात नहीं है, हर साल ये फ्लड कंटिन्यू है। तो इसको रोकने का उपाय, इम्पैक्ट, एवरीथिंग वी विल कंटिन्यू इन आवर वीडियो, सो प्लीज़ वॉच माई लेसन कम्प्लीटली। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार फ्लड। सबसे पहले रिवर्स के बारे में देख लेते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से समझते हैं। हम लोग लेफ्ट से शुरू करते हैं। तो ये बीच में सबसे पहले तो ये गंगा है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट से शुरू करते हैं। ये सारी ट्रिब्यूटरीज है, तो गांधारा, गंडक, बूढ़ी गंडक, भागीमती, कमला, कोशी, महानंदा। लेकिन ये सारे नहीं, आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महानंदा, कोशी। कोशी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज मेनली फ्लड का रीज़न यही है, मतलब सौरव बिहार भी कहते हैं। कमला, गंडक, मेनली हम ये 4-5 रिवर देखेंगे। तो उसके बारे में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं गंडक से। सबसे पहले हम गंडक से स्टार्ट करते हैं। गंडक जो कि न्यूबेन हिमाचल ग्लेशियर, जो कि तिब्बत यानी चाइना में है, वहाँ से वो निकलता है। उसके बाद वो इंडिया में आता है। इंडिया में आने के बाद आप जैसे देख सकते हैं कि वो बिहार में कैसे एंटर कर रहा है। वो हाजीपुर में जाकर के वो गंगा से मिलता है। सेकेंडली हम ये देखते हैं कि आपका भागीमती, भागीमती नेपाल से निकलता है, और जो कि भागीमती शिवपुरी हिल है वहाँ पे नेपाल में, वहाँ से निकलता है। उसके बाद वो एंटर करता है बिहार में। बिहार में जाकर के फिर वो गंगा में मिल जाता है। उसी तरह से कोसी भी आपका चाइना से निकलता है। एक अरुण रिवर है चाइना में, उसको मतलब उसी का नाम, अरुण रिवर का नाम जाके चेंज हो गया कोशी। तो कोशी फिर जाकर के गंगा में मिलता है। तो पहले ये जो कोशी रिवर है, सबसे पहले स्ट्रेट जाकर के गंगा से मिलता था, उसको ज़्यादा टर्न नहीं करना पड़ता। लेकिन समय के साथ साथ वो ना वो एकदम कर्व हो गया। कर्व होने की वजह से ही इतना ज़्यादा फ्लड बढ़ गया। एक्चुअली कर्व क्यों हुआ? एक्चुअली टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट। और जैसे कि पता है कि जब भी रिवर फ्लो करता है तो बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आता है। तो सेडिमेंट्स की वजह से भी वो एरिया आपका धंसते जा रहा है। और फिर तो दिक्कत ये हो रहा है कि एक्चुअली जब भी पानी वहाँ पे भरता है, और जब पानी ज़्यादा पड़ रहा हो, तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो करने की वजह से आसपास का जितना जगह है पूरा मतलब आपका बाढ़ से ये हो जाता है। अब थोड़ा सा एक और बेसिक बात समझते हैं कि आखिर यहीं पे बाढ़ क्यों आता है। एक तो नेपाल से सारे रिवर ओरिजिनेट हो रहे हैं, चाइना से ओरिजिनेट हो रहे हैं। जैसे कि हमें पता था कि इंडिया जो है सबसे पहले गोंडवाना प्लेट में था, उसके बाद ऊपर में वो यूरेशियन प्लेट से टकराया था। तो यूरेशियन प्लेट से वो जैसे टकराया तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। तो हिमालय आपको पता है कि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी तरह नेपाल का जो है, जैसे कि हमें पता है कि जैसे हिमालय का 3 पार्ट होता है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो शिवालिक का जो पोर्शन है वो पूरा हिमालय से मीन्स नेपाल से होकर गया है। तो वो पोर्शन अभी भी आपका ऊपर है। उसके बाद जब भी वहाँ से आपकी नदी आ रही, तो ऊपर से जब नदी नीचे की ओर आएगी तो उसका स्पीड ऐसे भी बहुत ज़्यादा होगा, और सारी नदी जाकर के बिहार में गिर रही है। तो इसीलिए नेपाल का साउथ पोर्शन और बिहार का नॉर्थ पोर्शन बहुत ज़्यादा फ्लड प्रोन है। क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि ये डीप एलिवेशन है। डीप एलिवेशन मीन्स ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, मतलब पानी जो गिर रहा है वो आपका ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो इसीलिए ये बिहार बहुत ज़्यादा फ्लड प्रोन रीजन है। According to official news, 67 people killed and more than 46.83 lakh people affected. It's a huge number. ये बहुत ज़्यादा huge नंबर ऑफ़ पीपल है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा वहाँ पे नुकसान हुआ है। एंड नेक्स्ट थिंग, जो नॉर्थ पोर्शन है बिहार का, नॉर्थ पोर्शन जो कि मुजफ्फरपुर जिसमें आता है, पूर्णिया, कटिहार, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ये है कि आप मैप को बहुत ध्यान से देखें, और जो कोशी के रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है, कमला के रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है, भागीमती के रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है, वो सबको आप ध्यान से समझें कि वो क्यों इफेक्टेड है, यही सब डिस्ट्रिक्ट क्यों इफेक्टेड है। मेनली नॉर्थ बिहार का रीजन बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। अब सारा रेस्क्यू टीम भी वहाँ पे पहुँच गया है, जैसे कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, उसी तरह स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, ये दोनों रेस्क्यू टीम की तरह प्रोटेक्ट करने, सबको अवेयर करने, निकालने के लिए पहुँच गए। लेकिन बहुत लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब हम असम फ्लड की ओर चलेंगे, लेकिन मैं लास्ट में कुछ कंबाइंड रीज़न बताऊंगी कि मतलब आखिर इतना ज़्यादा फ्लड क्यों आता है। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा। तो मैं लास्ट में साथ में पॉइंट आउट करूँगी। अभी हम असम फ्लड को देखते हैं। असम फ्लड, तो सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र बेसिन को अच्छे से समझते हैं। तो ये डायग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम में जो ब्रह्मपुत्र का इनिशिएटिंग पॉइंट है वो यारलुंग ज़ैंगबो है।
और सांगपो इसका दूसरा नाम भी है जो तिब्बत में बोलते हैं। तो फिर ये आगे बढ़ के नामचा बरवा माउंटेन के पास वो जाकर के यू टर्न लेके इंडिया में एंटर करता है। तो जब वो इंडिया में एंटर करता है तो उस वक्त उसका नाम दिहांग हो जाता है। फिर वो अरुणाचल प्रदेश से होकर के वो असम में जाता है, असम से होते हुए वो बांग्लादेश में चल जाता है। तो सबसे बड़ी बात मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि इंडियन प्लेट सबसे पहले वो यूरेशियन प्लेट में था नहीं, वो गोंडवाना प्लेट में था। फिर इंडियन प्लेट आकर के यूरेशियन प्लेट से टकराती है। यूरेशियन प्लेट से जैसे टकराती है तो वहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन होता है। हिमालय का फॉर्मेशन के जस्ट सटा हुआ आपका तिब्बतियन प्लेट्यू है जो कि चाइना में है। तो तिब्बतियन प्लेट्यू का भी हाइट सबसे ऊंचा है। तो जो वहाँ से आपका वाटर ओरिजिनेट करा जो कि ब्रह्मपुत्र, वो आगे जा कर के आपका इंडिया में आ रहा। तो इंडिया जस्ट प्लेट्यू के बाद हमारा इंडिया में थोड़ा लैंड का पोर्शन है, प्लेन्स जिसको कहते हैं। तो वो ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि स्पीड कितना ज़्यादा होगा ऊपर से। तो एक तो पानी एंटर ही कर रहा है बहुत स्पीड से, और दूसरा रीज़न ये है कि जब रेनफॉल का सीज़न होता है तो रेनफॉल काफ़ी हाई होती है, जस्ट बिकॉज आपका 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल यानी हाई अलर्ट एरिया हो जाता है। तो वो सारा आसाम का जो वो रीजन होता है वो फ्लड प्रोन आता है। तो आप अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ब्रह्मपुत्र ने एंटर किया डिब्रूगढ़ प्लेन, डिब्रूगढ़ जो रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब फ्लड प्रोन एरिया बन गया है जस्ट बिकॉज ये जस्ट ब्रह्मपुत्र के बगल में। आगे थोड़ा बढ़िएगा तो देखिएगा कि कांजीरंगा जो कि नेशनल पार्क है वो भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इफेक्टेड है। तो इसी तरह से जो भी ब्रह्मपुत्र के रीजन में जो एरिया आता है तो वो सारा फ्लड प्रोन का रीजन बन जाता है। तो असम इसीलिए हर साल बहुत ज़्यादा फ्लडेड होता है। तो मैं कुछ फैक्ट बताती हूँ। कांजीरंगा नेशनल पार्क जो असम के नागांव डिस्ट्रिक्ट में है, द सेंचुरी विच होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस। एक्चुअली ये जो सेंचुरी है, ये जो नेशनल पार्क है, ये वर्ल्ड का 2/3 वन हॉर्न राइनोसोरस इसी के अंदर है। मतलब जितना टोटल है उसका 2/3 अमाउंट वहीं पे है। अब फ्लड पे आते हैं। फ्लड से 71 पीपल का डेथ हुआ है। वहाँ पे लैंडस्लाइड भी आ गया था। एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल के चलते वहाँ पे लैंड भी स्लाइड करने लग गया था। तो वहाँ पे मेन जो डिपार्टमेंट है जो ये सब डिज़ास्टर को देख रहा है वो है ASDMA। ए फॉर असम, एस फॉर स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, असम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अप्रॉक्स 35.74 लाख टू 39.81 लाख पीपल अफेक्टेड होंगे इससे। उसके बाद वहाँ पे डिब्रूगढ़ का एरिया जो मैंने कहा वो पूरी तरह से अफेक्टेड है। मैंने ऑलरेडी आपको कांजीरंगा के बारे में बताया, वो भी ब्रह्मपुत्र के लाइन पे है। तो ब्रह्मपुत्र की वजह से कांजीरंगा भी 90% जगह पे डूब गया है। तो वहाँ पे ऑलरेडी 5 राइनों का डेथ हो चुका है। वो फेमस ही है राइनो के लिए। वहाँ पे 5 राइनो का डेथ हो चुका है। अभी तक टोटल 76 एनिमल का डेथ हुआ है, जिसमें से 61 हॉट डियर है। हॉट डियर का इस साल बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेथ हुआ है। और उसके बाद वहाँ पे कुछ जानवर रोड पे जो आ जाते थे उनके चलते, व्हीकल के चलते भी डेथ हुआ। मतलब ये जो 76 जो मैंने बताया वो डेटा सिर्फ फ्लड के चलते नहीं, ऑल ओवर एक साल में लगभग अभी तक 76 का डेथ हुआ है। अब हम कुछ रीजंस को देखेंगे कि क्यों बिहार और असम में हर साल फ्लड आ रहा है। तो सबसे पहला सेडिमेंट एक्यूमुलेशन। एक्चुअली जब भी कोई रिवर, नदी आगे बढ़ती है तो अपने साथ सेडिमेंट्स को लाती है। तो सेडिमेंट्स कुछ दिन के बाद वो थोड़ी ऊपर हो जाती है, थोड़ी ऊपर। तो उसके बाद जो पानी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। मतलब कि पानी जो सीधा जा रहा था वो दूसरे पाथ में जाने लगेगा, या बगल वाले एरिया में पानी फैलने लगेगा, जिसके कारण भी फ्लड आता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है अर्थक्वेक। तो हम लोग को जैसे पता है कि सिस्मिक, नीचे में अगर वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट होता है। सब कुछ होने की वजह से टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट होता है, जिसके कारण अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक में क्या होता है, आपका कभी कभी लैंडस्लाइड कर जाता है, तो कभी कभी वोल्केनिक इरप्शन जैसा सिचुएशन आता है, जिसके कारण पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो कभी कभी ये भी फ्लड का रीज़न हो सकता है। और थर्ड चीज़ है कि लोग जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जा रहे हैं तो पानी सोखने का कोई प्रॉपर मीडियम नहीं मिल रहा है। तो इसके कारण भी फ्लड का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये सब कुछ रीज़न्स है फ्लड के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रीज़न मैंने ख़त्म कर दिए हैं। बहुत सारे रीज़न है, मैंने कुछ एक्सप्लेन किए हैं। अब हम इस साल के दूसरे डिज़ास्टर की ओर बढ़ते हैं, जो दिल्ली का अर्थक्वेक। अभी हमने देखा है कि दिल्ली में लगभग कुछ समय के बाद अर्थक्वेक आ ही जा रहा है। अप्रॉक्स 16 टाइम तक अब तक अर्थक्वेक आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये अच्छी बात हुई है कि ज़्यादा रेंज नहीं था। मतलब 3.0 से लेकर के 4.9 तक ही रेंज था सिस्मोग्राफी के अकॉर्डिंग।
तो ये अच्छी बात हुई क्योंकि जितना अबव रहेगा उतना दिक्कत है उस प्लेस के लिए। डेली अर्थक्वेक, तो सबसे पहले मैं अर्थक्वेक को डील करती हूँ, तो सबसे पहले ये डायग्राम को समझते हैं। व्हाट इज एन अर्थक्वेक? एन अर्थक्वेक इज व्हेन टू ब्लॉक ऑफ अर्थ स्लिप पास्ट एंड बम्प वन अनदर। मीन्स जब दो ब्लॉक आपका किसी भी रीजन से ऊपर या नीचे हो जाए तो वो अर्थक्वेक का कंडीशन होता है। तो सेकेंड लाइन है द सरफेस दिस स्लिप इज कॉल्ड द फॉल्ट और फॉल्ट प्लेन। और जिस लाइन के जिस प्लेन के अक्रॉस सारा स्लिपिंग हो रहा है तो उसे फॉल्ट प्लेन कहेंगे। The location below the earth surface where the earthquake start is called hypocenter. Hypocenter means अंदर, जमीन के अंदर की बात हो रही है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाती हूँ। The location directly above it on the surface of the earth is called the epicenter. तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें सीख लेते हैं एपिसेंटर और हाइपोसेंटर के लिए। ये डायग्राम आपका इनर पार्ट ऑफ द अर्थ है। तो सबसे पहले लोअर कोर, अपर कोर, मैंटल, अपर मैंटल एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपका हमेशा एक तरह से मूवमेंट होते रहता है सारे प्लेट्स का। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके प्लेट्स जब मूव करते रहते हैं तो वो अबव निकलना चाहते हैं प्रेशर की वजह से। तो ये प्रेशर कभी कभी एनर्जी में रिलीज हो जाता है, मतलब अंदर ही स्टक करके रह जाता है। तो तो अंदर में बहुत हाई प्रेशर का एरिया एक जगह अपेयर होता है, तो उसको हाइपोसेंटर। इपीसेंटर, एक्चुअली इपीसेंटर वो होता है जो ठीक हाइपोसेंटर के ऊपर होता है। आई मीन वहीं से आपका एनर्जी अर्थ पे रिलीज होना शुरू करता है, वो इपीसेंटर होता है। तो इस डायग्राम को द इपीसेंटर इज द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस दैट इज डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर ऑफ फोकस, द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक और अनग्राउंड एक्सप्लोजन ओरिजिनेट, व्हाट आई हैव टोल्ड यू। अब नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं। ये चार दिखते हैं। पहले तो ये सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया है। तो जो हमारा दिल्ली है वो जोन 4 में लाई करता है, ग्रीन कलर में, जोन 4। तो जोन 4 आप देख सकते हैं सीवियर रीजन में आता है, मतलब कि ये जैसे कि हमने देखा दिल्ली सीवियर जोन में लाई करता है, तो इसमें ऑरेंज कलर का है तो हाई रिस्क। तो इसमें करंट न्यूज़पेपर से मैंने उठाया है कि दिल्ली फॉल्स इन जोन 4 एंड हैज़ 3 फॉल्ट लाइन अंडरनीथ सोना, मथुरा एंड दिल्ली मुरादाबाद। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसका 3 फॉल्ट लाइन है, सोला, मथुरा एंड दिल्ली मुरादाबाद। Seismologists, however, say it is unlikely that Delhi will be the epicenter of major earthquake. मतलब मे भी ऐसा हो सकता है कि दिल्ली हो सकता है कि बहुत सारे का एपिसेंटर हो, मतलब वहीं से एनर्जी रिलीज हो रहा हो, मतलब ज़मीन के जिस पास से आपका एनर्जी रिलीज होता है वो एपिसेंटर हो रहा है, तो हो सकता है। तो इसी चलते दिल्ली बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है बिल्डिंग बिल्ड अकॉर्डिंग जोन 4 रेगुलेशन कैन बी विस्टर्न। मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो दिल्ली में जितने भी बिल्डिंग आपके बने हुए हैं वो उस रूल रेगुलेशन से नहीं बने हुए, जो बिल्डिंग सीवियर 4 के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। मीन्स जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग के होने चाहिए सीवियर 4 के, उस अकॉर्डिंग के नहीं बने हुए, तो इस चलते वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। और सीवियर 4 आपका 6.5 जो रेंज है, तो वहाँ तक वो सब बिल्डिंग सह नहीं सकते, और वहाँ का जो बिल्डिंग का जो क्राइटेरिया है वो 5.5 तक ही सह सकता है। तो ये हो गई दिल्ली की बातें। उसके बाद फिर दिल्ली में अब तक 16 अर्थक्वेक आ चुके हैं, लेकिन ये ज़्यादा सीवियर नहीं है, ये 3.0 से लेकर 4.9 तक ही रेंज किया। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन वो इट कैन बी एपिसेंटर जैसे कि न्यूज़ में दिया हुआ है। तो इस चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, आगे के मेजरमेंट कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू सीवियर 4 के ही अकॉर्डिंग करना चाहिए। अब हम थोड़ी सी बातें लाइटनिंग के बारे में जान लेते हैं, जो कि ठंड का है और अभी बिहार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लाइटनिंग? एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज काउज्ड व्हेन चार्जेस जंप विद इन अ क्लाउड, बिटवीन टू क्लाउड और बिटवीन अ क्लाउड एंड अ ग्राउंड। एक्चुअली ये इसे इस तरह समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहाँ पे होता है कि चार्जेस का ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है। चार्जेस का ट्रांसफ़र 2-3 वे से होता है। एक तो क्लाउड से क्लाउड, तो वो वहाँ पे लाइटनिंग क्लाउड टू क्लाउड होगी, कुछ क्लाउड से ग्राउंड होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लाइटनिंग जो है, जो बिजली का ठनका है, जो बादल से नीचे तक ज़मीन में आता है, तो मेनली हम इसी से इफ़ेक्टेड होते हैं। बिहार में अब तक बहुत ज़्यादा इसकी वजह से डेथ हो चुके हैं। अब तक 130+ डेथ हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया। एंड मेनली 8 डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार का, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। पटना है, समस्तीपुर है, कातिहार, सेवहार, मेदापुर एंड पूर्णिया जैसे इलाके बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इफेक्टेड है। और सीएम ने कहा है, वहाँ के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो लोग भी का भी डेथ लाइटनिंग की वजह से हुआ, उनके फैमिली को कंपनसेशन में 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट नेचुरल डिजास्टर। लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट एंड शेयर इट टू। थैंक यू।